हेलो दोस्तों, जरा सोचिए, आप किसी भी कमरे में जाते हैं और आपको वहाँ मौजूद हर छोटी सी चीज दिखने लगती है। लोग किस तरह बैठ रहे हैं, कौन किससे बच रहा है, किसकी आंखों में डर छुपा है और कौन कुछ छुपा रहा है। अगर आपको ये ताकत मिल जाए कि आप दुनिया को सिर्फ देख नहीं बल्कि सचमुच ऑब्जर्व कर सके, तो सोचिए आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। आज से 100 साल पहले एक काल्पनिक जासूस शेरलॉक होम्स ने हमें दिखाया कि असली ताकत सिर्फ बुद्धिमानी में नहीं बल्कि रोजमर्रा की चीजों को देखने और समझने में छुपी है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ कहानी का हिस्सा है या फिर हम भी अपनी जिंदगी में ये होम्स जैसी नज़र विकसित कर सकते हैं। यही है इस सफ़र की शुरुआत। इस बुक समरी में हम सीखेंगे वो प्रिंसिपल्स और सोचने के तरीके जिनसे आप भी हर रोज की ज़िंदगी में छोटे छोटे सुराग पकड़कर बड़े बड़े फैसले सही ले पाएंगे। इमेजिन कीजिए आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी तेज हो जाए कि आप लोगों की असली नीयत उनके बोलने से पहले पहचान ले। आप मुश्किल हालात में सबसे अहम डिटेल पर ध्यान देकर सही रास्ता चुन लें। और सबसे जरूरी, आप अपनी सोच को इतना शार्प बना लें कि कोई भी कंफ्यूजन आपको रोक ना पाए। लेकिन अगर आपने ये कला नहीं सीखी तो हर दिन हजारों क्लूज आपकी आंखों के सामने से गुजरते रहेंगे और आप उन्हें मिस करते रहेंगे। तो सवाल ये है, क्या आप भी वही एवरेज नज़र रखेंगे जो सबके पास है, या फिर हम जैसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नज़र विकसित करेंगे? आइए शुरू करते हैं इस दिमाग की पहली सीढ़ी। चैप्टर 1, ऑब्जर्वेशन की शक्ति। जरा सोचिए, अगर आपकी आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि सच पकड़ने के लिए बनी हो तो आप हर डिटेल को नोटिस कर पाते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, मुस्कान के पीछे छिपा तनाव हो या फिर किसी जगह रखी हुई चीज की कहानी। क्या आप जानते हैं, यही है हम जैसी नज़र की असली जरूरत। हम रोज सैकड़ों चीजें देखते हैं, लेकिन क्या सच में उन्हें ऑब्जर्व करते हैं? एक भीड़ भरी सड़क पर चलते वक्त हम कितने चेहरे नोटिस करते हैं? ज्यादातर लोग बस चलते रहते हैं, जबकि दुनिया हजारों छोटे सुराग हमारे सामने रखती है। समस्या ये है कि हमारा दिमाग अक्सर ऑटो पायलट मोड में चलता है। हम देखते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। जब कोई घटना होती है तो बाद में हमें याद भी नहीं रहता कि किसने क्या पहना था या आसपास क्या बदला था। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। होम्स जैसी सोच कहती है, देखना और ऑब्जर्व करना अलग बातें हैं। देखना पैसिवली होता है, लेकिन ऑब्जर्व करना एक्टिव है। इसमें ध्यान, डिटेल पर फोकस शामिल है। ये वही कला है जो हमें एवरेज इंसान से अलग करती है। कल्पना कीजिए, आप किसी ऑफिस इंटरव्यू में जाते हैं, बाकी सब घबराए हुए हैं, लेकिन आपने इंटरव्यू के कमरे की हर चीज ऑब्जर्व की। आपने देखा कि उनके टेबल पर पारिवारिक फोटो है और उनके पास माउंटेन क्लाइंबिंग की ट्रॉफी रखी है। आप कैजुअली बातचीत में इसका जिक्र कर देते हैं। अचानक माहौल बदल जाता है, आप कनेक्ट बन लेते हैं। यही है ऑब्जर्वेशन की शक्ति। ऑब्जर्वेशन कोई जन्मजात सुपर पावर नहीं है, ये एक स्किल है जिसे रोज प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। जब हम ध्यान देना शुरू करते हैं तो हम वही चीजें देख पाते हैं जो दूसरों की आंखों से छुपी रहती है। ऑब्जर्वेशन क्यों जरूरी है? जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आप केवल सरफेस पे नहीं रुकते, आप गहराई से समझते हैं कि इंसान कैसे बिहेव कर रहा है, वातावरण कैसे बदल रहा है, और यही चीज बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। भीड़ भाड़ वाली सड़क पर गाड़ी की आवाज, कॉफी शॉप में ताजा बनी कॉफी की महक और किसी चेहरे पर झपकती हुई आंखें, ये सब क्लू है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो एक कॉलेज का छात्र क्लास में बैठा है,
बाकी लोग नोट्स लिखने में डूबे हैं, लेकिन उसने ऑब्जर्व किया कि टीचर बार बार एक टॉपिक पर रुक रहे हैं, मार्कर से अंडरलाइन कर रहे हैं। एग्जाम में वही टॉपिक मेजर प्रश्न बनकर आता है और वही छात्र सबसे बेहतर स्कोर करता है। आज जब आप घर से बाहर निकलें, अपने आप से ये 5 चीजें डिटेल के साथ ऑब्जर्व करें और शाम तक याद रखें। कोशिश करें कि आप सिर्फ देखें नहीं, बल्कि एक्टिवली याद करने का अभ्यास करें। एक डॉक्टर मरीज की चाल देखकर ही समझ लेता है कि उसकी पीठ में दर्द है। एक कलाकार रंगों के छोटे छोटे फर्क देखकर पेंटिंग को रियल बना देता है। लेकिन सिर्फ ऑब्जर्व करना काफी नहीं है। अगला सवाल है, आप उस ऑब्जर्वेशन से क्या मीनिंग निकालते हैं? जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 2, इन्फ्रेंस की कला। आपने देखा कि किसी का जूता गीला है, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या वो बारिश से आया है या किसी और जगह से? असली खेल है देखी हुई चीज से सही निष्कर्ष निकालना। यही है होम्स की असली ताकत। ऑब्जर्वेशन से हमें रॉ डेटा मिलता है, लेकिन सिर्फ देखना काफी नहीं है। असली सवाल है, उस डेटा से हम क्या मीनिंग बनाते हैं? यही स्किल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के फैसले को बदल देती है। ज्यादातर लोग जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालते हैं। किसी को गुस्से में देखकर हम तुरंत मान लेते हैं कि वो हमारे खिलाफ है, लेकिन क्या ये सच है? वो हो सकता है उसका मूड पहले से ही खराब हो या कोई और कारण हो। गलत इन्फ्लुएंस से रिश्ते बिगड़ते हैं और फैसले गलत हो जाते हैं। होम्स जैसी सोच ये सिखाती है कि हमें हर ऑब्जर्वेशन को कंटेक्स्ट में रखना चाहिए। निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पॉसिबल एक्सप्लेनेशन पर विचार करें। जैसे वैज्ञानिक हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, वैसे ही हमें भी अपने इन्फ्रेंस को जांचना चाहिए। कल्पना कीजिए, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपके सामने बैठे यात्री का हाथ हल्का कांप रहा है। तुरंत आप मान लेते हैं कि वो नर्वस है, लेकिन फिर आप गौर करते हैं कि उसके पास कॉफी का कप है और शायद उसने ज्यादा कैफीन ले ली हो। अब आप समझते हैं कि ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस में फर्क है। ये अवेयरनेस आपको दूसरों को और गहराई से समझने की ताकत देती है। इन्फ्रेंस की कला ये है कि आप अपने दिमाग को ट्रेन करें। नतीजे पर कूदने से पहले पॉज लें, अल्टरनेट पॉसिबिलिटी सोचें और फिर एविडेंस के आधार पर निर्णय लें। इन्फ्रेंस क्यों जरूरी है? ऑब्जर्वेशन हमें तथ्य देता है, लेकिन इन्फ्रेंस उन्हें जोड़कर मीनिंग देता है। गलत इन्फ्रेंस गलत कंक्लूजन्स बनाता है, जबकि सही इन्फ्रेंस हमें क्लैरिटी और सही दिशा देता है। एक कमरे की खामोशी, किसी की आहट, टेबल पर बिखरे हुए कागज, ये सब संकेत हो सकते हैं, लेकिन इन संकेतों का सही अर्थ निकालना ही असली कला है। एक कर्मचारी ऑफिस में देर से आता है। उसके गीले बाल देखकर बाकी लोग सोचते हैं कि वो आलसी है और देर से उठा, लेकिन जब कुछ पूछा गया तो पता चला कि उसकी बाइक रास्ते में खराब हो गई थी और बारिश में भीगते हुए उसे पैदल आना पड़ा। यही है गलत और सही इन्फ्रेंस का फर्क। आज किसी सिचुएशन को देखें और तुरंत निष्कर्ष पर न पहुंचें। कम से कम 2 अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस लिखें और सोचें कौन सा एविडेंस सही साबित कर सकता है। एक शिक्षक ये मान सकता है कि छात्र अनइंटरेस्टेड है क्योंकि वो नोट्स नहीं ले रहा, लेकिन असलियत ये हो सकती है कि छात्र पहले से विषय में स्ट्रॉन्ग है। एक डॉक्टर मरीज के चेहरे की थकान देखकर मान सकता है कि उसे बीमारी है, लेकिन असली कारण नींद की कमी भी हो सकती है। लेकिन होम्स सिर्फ ऑब्जर्व और इन्फ्रेंस ही नहीं करता, वो ध्यान अटेंशन की शक्ति से भी खेलता है। और ये जानेंगे अगले चैप्टर 3, अटेंशन की धार। क्या आपने कभी सोचा है
कि आपकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा खतरा दोनों ही आपका अटेंशन है। जिस पर ध्यान टिकाएंगे वही आपकी ज़िंदगी का रूप बदल देगा। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, लगातार बदलते काम। सवाल ये है कि इतने शोर में हम अपना ध्यान कहाँ और कैसे टिकाएं? अटेंशन का सबसे बड़ा दुश्मन है भटकाव। जरा सोचिए, आप किसी किताब में डूबे हुए हैं और तभी फोन की घंटी बज जाती है। आपका दिमाग तुरंत फोकस खो देता है। इसी वजह से हम गहरी समझ तक पहुंच ही नहीं पाते। होम्स जैसी नज़र का राज है सेलेक्टिव अटेंशन। मतलब ये है कि सब कुछ नोटिस करने की कोशिश न करें, बल्कि जो जरूरी है उसी पर ध्यान टिकाएं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हमारा ध्यान एक समय में एक चीज पर टिकता है तो हमारी परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ जाती है। कल्पना कीजिए, आप भीड़ भरे कमरे में हैं, लोग हजारों बातें कर रहे हैं, लेकिन आप अचानक अपने नाम की आवाज पकड़ लेते हैं। यही सेलेक्टिव अटेंशन की ताकत है। अगर आप इस स्किल को ट्रेन कर लें तो आप जिंदगी की बेकार आवाजों को हटाकर असली सुराग और मौके पकड़ सकते हैं। अटेंशन कोई फिक्स्ड रिसोर्स नहीं है, ये एक मसल की तरह है। जितना इसे ट्रेन करेंगे उतना ये मजबूत होगा और यही धार आपको दूसरे से अलग बनाती है। अटेंशन क्यों जरूरी है? अटेंशन ही हमारी लर्निंग, हमारी मेमोरी और डिसीजन मेकिंग की जड़ है। अगर ये टिका हुआ है तो हमारी पूरी सोच बिखर जाती जब ये बिखरा हुआ होता है। इसलिए अटेंशन को केंद्रित करना चाहिए। शांत कमरे में घड़ी की टिक टिक, बाहर पक्षियों की चहचहाट और अचानक कहीं से आती नोटिफिकेशन की आवाज, ध्यान का खेल इन्हीं क्यूज के बीच चलता है। एक छात्र पढ़ाई कर रहा है लेकिन हर 5 मिनट बाद उसका फोन वाइब्रेट करता है। वो सोचता है कि मल्टीटास्किंग से समय बचेगा, लेकिन घंटे भर बाद उसे पता चलता है कि उसने असल में कुछ भी गहराई से नहीं समझा। आज 30 मिनट के लिए सभी नोटिफिकेशन बंद करें और सिर्फ एक काम पर ध्यान टिकाएं। बीच में मन भटके तो तुरंत ध्यान वापस लाएं। ये अभ्यास ही आपकी अटेंशन को धारदार बनाएगा। जैसे एक सर्जन ऑपरेशन के दौरान हर डिस्ट्रैक्शन को हटाकर सिर्फ पेशेंट पर फोकस कर। एक क्रिकेटर मैदान में हजारों शोरगुल के बावजूद सिर्फ गेंद पर ध्यान टिकाता। लेकिन अटेंशन अकेले काफी नहीं है। असली चुनौती है अपने माइंड को सही डायरेक्शन में ट्रेन करना। यही जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 4, माइंड ट्रेनिंग की आदत। जरा सोचिए, अगर आपका दिमाग भी जिम की तरह ट्रेन हो सकता तो क्या आप उसे रोज एक्सरसाइज पर पाते? होम्स की ताकत इसी आदत में छुपी थी, अपने दिमाग को रेजर शार्प बनाने की आदत। हम अक्सर सोचते हैं कि दिमाग अपने आप डेवलप होता है, लेकिन असलियत यह है कि जैसे मसल्स से एक्सरसाइज जरूरी है, वैसे ही ब्रेन सही अभ्यास से शार्प बनता है। सवाल यह है, हम अपने माइंड को किस तरह ट्रेन करें? हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम मेंटल लेजीनेस में फंस जाते हैं। रोजमर्रा की आसान आदतें हमें चैलेंज नहीं करती। हम दिमाग से वही दोहराते रहते हैं, रूटीन काम, पुरानी सोच, बिना आइडियाज को एक्सप्लोर किए। धीरे धीरे हमारा दिमाग पैसिव बन जाता है। माइंड ट्रेनिंग का मतलब है दिमाग को ऐसे काम देना जो चैलेंजिंग हो लेकिन डुएबल। जैसे नए स्किल सीखना, पजल्स को सोल्व करना, अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचना। ये आदत न्यूरल पाथवेज को एक्टिव करती है और ब्रेन को फ्लेक्सिबल बनाती है। कल्पना कीजिए, आप रोज थोड़ी सी मेंटल वर्कआउट करते हैं। पहले दिन आसान लगता है, लेकिन हफ्ते भर बाद आप देखते हैं
कि आपकी याददाश्त तेज हो रही है, समस्याओं का हल जल्दी सूझ रहा है और आप बातचीत में तुरंत स्मार्ट रिप्लाई दे रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको अजय करता है। होम्स हमें यह सिखाता है कि दिमाग को रैंडम चीज़ों से भरने की बजाय हमें इसे सिस्टमेटिकली ट्रेन करना चाहिए। रोजाना छोटे छोटे अभ्यास कंसिस्टेंसी के साथ हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी शार्पनेस देते हैं। माइंड ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना अभ्यास के दिमाग लेजी और प्रेडिक्टेबल हो जाता है। माइंड ट्रेनिंग हमारे को एक्टिव, एडेप्टेबल और प्रॉब्लम सॉल्विंग में मजबूत बनाता है। कागज पर लिखते समय पेन की सरसराहट, पजल सोल्व करते हुए क्लिक की आवाज़ या दिमाग में चमकता आहा मोमेंट, ये माइंड ट्रेनिंग के अनुभव को जिंदा बना देते हैं। एक ऑफिस कर्मचारी रोज काम से थक कर घर लौटता था और सीरियल्स देखकर सो जाता था। उसने आदत बदली और रोज 15 मिनट पजल खेलना शुरू किया। धीरे धीरे उसने पाया कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इतनी तेज हो गई है कि ऑफिस के कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में भी वो आगे निकल गया। आज 10 मिनट निकाल कर कोई नया मानसिक अभ्यास करें, जैसे कोई मेमोरी गेम या कोई नया कंसेप्ट सीखना। इसे छोटे स्टेप में करें और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। एक चेस प्लेयर रोज प्रैक्टिकल पजल्स हल करता है ताकि उसकी कैलकुलेशन तेज हो। कलाकार रोज नए स्केच बनाता है ताकि उसकी क्रिएटिविटी एक्सपेंड हो। लेकिन दिमाग को ट्रेन करने के बाद भी एक और जाल है जिसमें हम बार बार फंस जाते हैं, बायसीज। और होम्स की असली ब्रिलियंस यही थी कि वो इन बायसीज को पहचान कर उनसे बचता था। जानेंगे अगले चैप्टर 5, बायसीज से मुक्ति। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम वही देखते हैं और मानते हैं जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन अगर ये आदत ही हमें सच्चाई से अंधा कर दे तो यही है बायस का जाल। हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग फैक्ट्स के आधार पर निर्णय लेता है, लेकिन असलियत ये है कि दिमाग शॉर्टकट्स लेता है और शॉर्टकट्स हमें जल्दी फैसले लेने में मदद करते हैं, लेकिन कई बार हमें गलत दिशा में भी ले जाते हैं। बायसीज का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि वे हमें ब्लाइंड स्पॉट्स दे देते हैं। हम कंफर्मेशन बायस में वही ढूंढते हैं जो पहले से हमारी मान्यताओं को सही साबित कर। हम एंकरिंग बायस में पहले मिली जानकारी को इतना महत्व देते हैं कि बाकी एविडेंस अनदेखा कर देते हैं। और अवेलेबिलिटी बायस में हमें हाल ही की या आसान से याद की जाने वाली चीज़ों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा दिलाता है। होम्स जैसी सोच ये कहती है कि बायस को पहचानना ही उसका एंटीडोट है। अगर हम अवेयर हो जाएं कि दिमाग हमें ट्रिक कर सकता है तो हम एक्टिवली नए एविडेंस ढूंढ सकते हैं और ज़्यादा बैलेंस तरीके से सोच सकते हैं। कल्पना कीजिए आप किसी को पहली बार मिलते ही जजमेंट बना लेते हैं कि ये व्यक्ति भरोसे लायक नहीं है, लेकिन अगर आप अपने बायस को रोककर सचमुच उसके काम, बोलने के तरीके और लगातार बिहेवियर को ऑब्जर्व करें तो आपको पता चले कि असल में वो व्यक्ति बेहद सिंसियर है। ये जागरूकता रिश्तों को बचा सकती है। बायसेस को हटाना आसान नहीं है, लेकिन माइंडफुलनेस और क्रिटिकल थिंकिंग हमें लगातार बेहतर बनाते हैं। जब हम अपने सोचने के पैटर्न को सवाल करते हैं तभी हम असली क्लैरिटी तक पहुंचते हैं। बायस क्यों जरूरी है? क्योंकि बायसेस हमारे डिसीजंस और पर्सपेंशंस को डिस्टॉर्ट करते हैं। चाहे वो रिश्ते हो, काम हो या लर्निंग, हर जगह वे हमारी जजमेंट को प्रभावित करते हैं। ये सोचना कि मुझे बायस नहीं है, एक ही सोर्स पर भरोसा करना, पुराने अनुभवों को
फ्यूचर पर सीधे लागू कर देना। जब आप बायस को पहचान कर उनसे बचना सीखेंगे तो आपके डिसीजंस ज़्यादा एक्यूरेट होंगे, आप दूसरों को सही परख पाएंगे और प्रोफेशनल एवं पर्सनल दोनों स्तर पर क्लैरिटी महसूस करेंगे। भीड़ भरे कमरे में लोग जोर जोर से बोल रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई तर्क दे रहा है। आपका दिमाग तुरंत एक व्यक्ति की आवाज पकड़ लेता है और बाकी इग्नोर कर देता है। यही बायस का असर है। मान लीजिए एक छात्र को गणित कठिन लगता था, इसलिए हर बार वो मान लेता कि इस बार भी वो फेल होगा। लेकिन जब उसने शांत होकर कंसेप्ट पर ध्यान दिया और बायस हटाया तो न सिर्फ उसने परीक्षा पास की बल्कि अच्छे अंक भी पाए। आज किसी एक जजमेंट पर पहुंच लें और खुद से पूछें, क्या मैं सबूत पर भरोसा कर रहा हूं या सिर्फ बायस पर? अगर जवाब बायस है तो कम से कम एक नया पर्सपेक्टिव ढूंढें, क्योंकि आपका बायस या ये पक्षपात जैसा रवैया बहुत खतरनाक। एक कंपनी में हायरिंग मैनेजर सिर्फ उस कैंडिडेट को चुनता है जो उसके जैसे कॉलेज से पढ़ा हो। ये एंकरिंग बायस है। एक ड्राइवर हर बार मान लेता है कि बारिश में एक्सीडेंट्स जरूर होंगे, जबकि असल में कभी कभी क्लियर रोड्स पर भी खतरे ज़्यादा होते हैं। लेकिन होम्स को सिर्फ बायस पहचानने की कला नहीं आती थी, वो अपनी इमेजिनेशन को भी पावरफुल तरीके से इस्तेमाल करता था। जानेंगे अगले चैप्टर 6, इमेजिनेशन की उड़ान। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी खोजें और सबसे गहरी समझ एक साधारण ऑब्जर्वेशन से नहीं बल्कि इमेजिनेशन की उड़ान से जन्म लेती है। यह ताकत होम्स को बाकियों से अलग बनाती थी। ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस जरूरी है, लेकिन इमेजिनेशन इन्हें उड़ान देती है। दिमाग में क्या हो सकता है का सवाल उठना ही बैक थ्रू सोच की शुरुआत है। हम में से ज़्यादातर लोग इमेजिनेशन को बचपन की चीज मान लेते हैं। बड़े होने पर हम प्रैक्टिकल बन जाते हैं और यही हमारी क्रिएटिविटी को सीमित कर देता है। बिना इमेजिनेशन के हमारी सोच फैक्ट तक सीमित रह जाती है, नई संभावनाएं बंद हो जाती। होम्स हर क्लू को अलग अलग पॉसिबिलिटी से जोड़कर इमेजिन करता था। ये क्रिएटिव अप्रोच उसे दूसरों से आगे ले जाती थी। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि इमेजिनेशन हमारे ब्रेन को नए कनेक्शंस बनाने पर मजबूर करता है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन की कल्पना कीजिए, आप किसी क्राइम सीन में हैं, आपके पास कुछ टुकड़े हैं, एक टूटा हुआ कप, गीली जमीन और खिड़की पर निशान। अगर आप सिर्फ फैक्ट्स पर अटक जाएं तो कहानी अधूरी रह जाएगी। लेकिन अगर आप इमेजिनेशन से कनेक्ट करें तो आपको लगेगा कि यहाँ कोई भागा, फिसला और बाहर निकल गया। यही इमेजिनेशन आपको पजल पूरा करने देती है। इमेजिनेशन को उड़ान देने का मतलब है फैक्ट्स को छोड़ना नहीं बल्कि उन्हें नए एंगल से देखना। होम्स जैसी बिलियंस का राज यही है। फैक्ट्स और इमेजिनेशन मिलकर डीप सच्चाई को सामने लाते हैं। इमेजिनेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना इमेजिनेशन के सोच लीनियर और सीमित हो जाती है। इमेजिनेशन हमें मल्टीपल सिनेरियोज एक्सप्लोर करने देती है, जिससे हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाते। शांत कमरे में बैठा इंसान, उसके सामने खाली कागज, हाथ में पेन और दिमाग में उड़ते विविड इमेजेस, जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा हो। इमेजिनेशन जिंदगी को नया रंग देती है। एक इंजीनियर मशीन की रिपीटेड प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पा रहा था। फिर उसने इमेजिन किया कि अगर वह खुद उस मशीन का हिस्सा होता तो फिक्शन कहाँ होता। इस इमेजिनेशन ने उसे नया डिजाइन सोचने पर मजबूर किया और प्रॉब्लम हल हो गई। आज किसी सिंपल प्रॉब्लम को लें और
व्हाइट इफ के कम से कम 3 अलग अलग जवाब लिखें। खुद को रोके मत, चाहे जवाब थोड़ा वाइल्ड या अनरियलिस्टिक लगे। एक साइंटिस्ट ने इमेजिन किया कि लाइट वेव्स की तरह भी बिहेव कर सकती है और पार्टिकल्स की तरह भी। यही इमेजिनेशन क्वांटम फिजिक्स तक पहुंची। एक लेखक ने इमेजिन किया कि इंसान समय में पीछे जा सकता है और साइंस फिक्शन की पूरी जॉनर बन गई। लेकिन इमेजिनेशन की उड़ान को असली ताकत तब मिलती है जब ये क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग से जुड़ जाए। जानेंगे अगले चैप्टर 7, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग मुश्किल हालात में तुरंत नए सॉल्यूशन कैसे सोच लेते हैं, जबकि बाकी लोग वहीं अटक जाते हैं? इसका राज है क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की कला। हम सबके सामने रोज समस्याएं आती है, छोटी भी और बड़ी भी। लेकिन फर्क ये है कि कोई इन समस्याओं को बोझ समझता है और कोई इन्हें मौके की तरह देखता है। होम्स हमेशा प्रॉब्लम को पजल्स की तरह देखता था, एक खेल जिसे सोल्व करना है। ज्यादातर लोग समस्या देखते ही घबरा जाते हैं, वे पुराने तरीकों में उलझ जाते हैं। कई बार डर और तनाव क्रिएटिविटी को बंद कर देता है। ऐसे में दिमाग बार बार वही घिसा पिटा सॉल्यूशन निकालता है जो काम नहीं करता। प्रॉब्लम सॉल्विंग का असली राज ये है कि आप दिमाग को फ्लेक्सिबल रखें। क्रिएटिविटी तभी खिलती है जब हम सवाल पूछते हैं, क्या इसे और तरीके से किया जा सकता है? यही डाइवर्जेंट थिंकिंग है, जहां आप एक सवाल के कई सॉल्यूशन सोचते हैं। कल्पना कीजिए आप ऑफिस में फंसे हैं, डेडलाइन पास में है और अचानक सिस्टम क्रैश हो जाता है। घबराने के बजाय आप सोचते हैं, क्या मैं फोन से काम का हिस्सा पूरा कर सकता हूँ? क्या टीम को छोटे छोटे टास्क बांट सकता हूँ? इस क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग से आप समय पर प्रोजेक्ट पूरा कर देते हैं। यही है दिमाग की असली उड़ान। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों जरूरी है? क्योंकि आज की दुनिया में प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स है, सीधे आंसर्स नहीं मिलते। लेकिन क्रिएटिविटी हमें नए रास्ते देती है। नए रास्ते सोचने का तरीका बदलते हैं और रीजनिंग हमें यही चुनने देती है। सफेद बोर्ड पर आइडियाज, रंग बिरंगे मार्कर्स की गन और ब्रेन स्टॉर्मिंग करते लोगों की आवाजें। प्रॉब्लम सॉल्विंग का माहौल हमेशा एनर्जी से भरा होता है। एक छात्र को साइंस प्रोजेक्ट में बिजली बनाने का मॉडल बनाना था, रिसोर्सेज कम थे। उसने क्रिएटिविटी सोच से आलू और तांबे के तारों का यूज किया और प्रोजेक्ट में सफलता पाई। यही है प्रॉब्लम सॉल्विंग की कला। आज किसी एक छोटी सी प्रॉब्लम को लें और उसे कम से कम 3 अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन से सोचें। सोचते वक्त जजमेंट मत करें, सिर्फ लिखें। जैसे एक कलाकार वेस्ट मटेरियल से सुंदर स्कल्पचर बनाता है, एक डॉक्टर नई दवा न होने पर पुराने इंग्रेडिएंट्स को क्रिएटिव तरीके से मिक्स करके इलाज करता है। लेकिन होम्स जैसी सोच की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये यात्रा अब आपके जीवन के बदलाव पर टिकी। कल्पना कीजिए, हर दिन आप बस एक छोटा सा ऑब्जर्व करते हैं, एक छोटा सा पॉज लेते हैं और एक नया सवाल पूछते हैं। 30 दिनों में आपकी नजर बदल जाएगी, आपके फैसले बदलेंगे और आपकी जिंदगी अलग दिखेगी। अगर आप तैयार हैं अपनी ऑर्डिनरी जिंदगी नजर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए, होम्स की तरह सोचना सीखिए। याद रखिए, आंखें वही दिखाती है लेकिन नजर वही बदल देती है जो नोटिस करना सीखता है। ये समरी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप बटन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।